सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आधुनिक विश्व का इतिहास जो कि बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री का सेकंड पेपर है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में देखेंगे औद्योगिक क्रांति। इस औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या था और इस औद्योगिक क्रांति के घटित होने के पीछे कारण या रीजंस क्या थे और यह औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में घटित हुई और वहीं क्यों घटित हुई। इस तरह की सारी बातें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति का अर्थ, यानी औद्योगिक क्रांति का मीनिंग क्या है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आरएस मेंस के सिलेबस में भी औद्योगिक क्रांति करके एक टॉपिक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी इसी औद्योगिक क्रांति के लेसन में से बहुत सारे बनते हैं। तो ये आरएस में भी पूछा गया है और कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो चलिए सबसे पहले ये उसी हिसाब से बनाया गया है। इसको आप 30, 40, 50 शब्दों का कह सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1750 ईस्वी से इंग्लैंड में तीव्र परिवर्तनों की एक प्रक्रिया शुरू हुई जो कि मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण संभव हो सकी। यानी औद्योगिक क्रांति में बड़े स्तर पर क्या था, मशीनों का प्रयोग है, जिसके कारण न केवल उद्योग के क्षेत्र, स्वरूप और उत्पादन, यानी उसका क्षेत्र प्रभावित हुआ, स्वरूप प्रभावित हुआ और उत्पादन प्रभावित हुआ। इस प्रक्रिया में तेजी से परिवर्तन हुए, बल्कि सामाजिक आर्थिक संरचना और राजनीतिक तंत्र में, यानी सामाजिक जो ताना बाना है, आर्थिक स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकली स्ट्रक्चर है, उसमें भी बड़े बदलाव हुए और इन्हीं बदलावों को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ये पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नोल्ड टाइनबी के द्वारा किया गया। औद्योगिक क्रांति के संबंध में श्रीमती नोवेल्स ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि औद्योगिक क्रांति का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता कि परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र थी, वरन इसलिए कि पूर्ण होने पर भी यह परिवर्तन पूर्णता मौलिक थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो कि श्रीमती नोवेल्स के द्वारा दी गई है। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो ये बता रही है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भी ये क्रांति नहीं थी, तो इसीलिए इन्होंने लिखा है श्रीमती नोवेल्स ने कि क्रांति का शब्द इसलिए नहीं करते हैं कि परिवर्तन बड़े तेज थे, क्योंकि क्रांति का मतलब तो तीव्र था या बड़े स्तर पर बदलाव से है। तो ये बदलाव तीव्र नहीं थे, किंतु पूर्ण होने के लिए जो परिवर्तन हुए ना, वो पूर्णतः मौलिक थे। तो इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन पद्धति, संगठन तथा प्रबंधन में जो मौलिक परिवर्तन हुए, उन्हें ही सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने एक महत्वपूर्ण इसका अर्थ देखा। अब इस अर्थ देखने के बाद हम चलते हैं कि क्या कारण रहे कि औद्योगिक क्रांति हुई, यानी औद्योगिक क्रांति के पीछे क्या कारण थे, किन परिस्थितियों के मद्देनजर औद्योगिक क्रांति हुई। तो सबसे पहले कारण लिखा हुआ है पुनर्जागरण युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव। यानी पुनर्जागरण युग के द्वारा जो एक नई चेतना, एक नई जिज्ञासा, एक नई उमंग, एक नया उत्साह है, एक जो नया स्वतंत्र चिंतन, बड़े स्तर पर व्यापारिक क्रांति, नगरों का विकास, कृषि का ये जो विकास हुआ, इन सब ने पुनर्जागरण के इसी प्रभाव ने औद्योगिक क्रांति को यानी मशीनों के आविष्कार को बढ़ावा दिया। दूसरा कारण आप लिखेंगे भौगोलिक खोजों द्वारा प्रदत्त लाभ। क्या हुआ था कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के साहसी नाविकों ने एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिकी महाद्वीप के अनेक अज्ञात देशों को खोज निकाला और उनके साथ भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का एक नया खजाना यूरोपीय लोगों को हाथ लगा,
जिसके कारण कच्चे माल की आपूर्ति निश्चित हुई और तैयार माल को वहां खपाया जाना भी संभव हो सका। तो इन भौगोलिक खोजों ने दूर दराज के क्षेत्रों तक यूरोपियन लोगों की पहुंच को बनाया, इसलिए भी औद्योगिक क्रांति संभव हो सकी। इसके अलावा कृषि संबंधी बड़े स्तर पर बदलाव हुए, विशेष करके इंग्लैंड के अंदर, जैसे जेथरो टल ने, लॉर्ड टाउनसेंड ने बड़े स्तर के ऊपर कृषि के अंदर नए नए आविष्कार किए या बदलाव किए, जैसे सीड ड्रिल यानी बीज बोने की जो नवीन मशीन है उसका विकास जेथरो टल के द्वारा किया गया। रोटेशन के अनुसार क्रॉप्स का बोना ये टाउनसेंड के द्वारा बताया गया। तो इस तरह से जो कृषि क्रांति हुई इंग्लैंड में, उसने भी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। जनसंख्या में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई। जैसे इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ 1750 में 70 लाख के लगभग आबादी थी और 1800 में लगभग 90 लाख आबादी हो गई। तो जो डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन यानी जो जनसांख्यिकीय क्रांति हुई, उसने भी नए नए क्षेत्रों को खोजने, नई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित किया था। इसके अलावा व्यापारिक क्रांति का भी बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति को प्रेरित एवं प्रभावित करने वाली जो एक महत्वपूर्ण घटना थी वो थी यूरोप की 16वीं शताब्दी में घटित हुई व्यापारिक या वाणिज्यिक क्रांति। इसके अलावा आप कह सकते हो वैज्ञानिक क्रांति या तकनीकी क्रांति भी। तो ये व्यापारिक क्रांति क्या थी? इसमें यूरोप में व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों का विस्तार हुआ था और यह विस्तार मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक भी था। और इसके द्वारा बड़े स्तर पर औद्योगिक प्रगति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया, जिससे यूरोपीय व्यापारियों की समृद्धि बढ़ गई, वहाँ पर बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठी हुई। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के कारण विश्व के विभिन्न भागों में यूरोपीय मध्यम वर्ग की पहुंच सुनिश्चित हुई और जो पुरातन गिल्ड व्यवस्था थी या घरेलू उत्पादन व्यवस्था थी, उसके माध्यम से उस पहुंच को पूर्ण करना संभव नहीं था। यानी वहाँ पर माल को पहुँचाने के लिए बड़े स्तर पर उत्पादन जरूरी था। इसके लिए फैक्ट्री सिस्टम का आना संभव हुआ और इसी व्यापारिक क्रांति ने यूरोपीय देशों में वाणिज्यवाद या मर्केंटिलिज्म की अवधारणा को भी जन्म दिया, जिसका अर्थ था उपनिवेशों से व्यापारिक संबंध द्वारा मात्र देशों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करना। तो इस तरह से इस व्यापारिक क्रांति ने भी औद्योगिक क्रांति के लिए मार्ग खोला। अगला है वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की पृष्ठभूमि। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिन तकनीकी या शिल्प वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति की कल्पना को साकार किया, उनके विकास की पृष्ठभूमि तो पुनर्जागरण युग में ही आरंभ हो चुकी थी। लेकिन इन्हीं आरंभ हुए 16वीं और 17वीं के वैज्ञानिक तकनीकों या वैज्ञानिक विकास ने औद्योगिक क्रांति के मार्ग को प्रशस्त किया। इसके अलावा हम कह सकते हैं राष्ट्रीयता की भावना ने भी औद्योगिक विकास में सहयोग दिया, क्योंकि प्रत्येक देश का निवासी यह चाहने लगा कि उनका देश अन्य देशों की तुलना में अधिक उन्नतशील बने, उनके साम्राज्य का विस्तार हो, वो यूरोप में सबसे आगे बढ़े, उनके पास विशाल उपनिवेश हो। तो इन सारी बातों ने भी औद्योगिकरण को प्रभावित किया। इसके अलावा हम कह सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति का योगदान भी औद्योगिकरण में रहा, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के कारण इंग्लैंड को बड़े स्तर पर युद्ध में शामिल होना पड़ा था। तो सेना के लिए बड़े स्तर पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यह जरूरी था कि बड़े स्तर पर उत्पादन हो। तो इसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर इंग्लैंड में उद्योग धंधे लगे, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो सकी। तो कुल मिलाकर के ये 8 कारण हैं जिनको आप लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखेंगे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है कि भी औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से माना जाता है। तो औद्योगिक क्रांति का जो आरंभ है वो इंग्लैंड से होता है। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये भी आ जाता है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से क्यों होता है। तो इसके लिए भी ये 7-8 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप लिख सकते हैं और इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं इस वीडियो में बता भी रहा हूँ। सबसे बड़ी बात थी कि इंग्लैंड में पूंजी की प्रचुर उपलब्धि हो गई, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो व्यापारिक क्रांति हुई और वाणिज्यिक क्रांति हुई, उसके कारण बड़े स्तर पर ब्रिटेन के अंदर प्रचुर मात्रा में वहाँ के व्यापारियों के पास पूंजी उपलब्ध हुई और उस पूंजी को वो इन्वेस्ट कर सकते थे, लगा सकते थे नए नए उद्योगों में, फैक्ट्री या कारखाने स्थापित करने में, और उसी के कारण इंग्लैंड में ये संभव हो सका।
इसके बाद दूसरी है श्रम शक्ति की सहज एवरेज उपलब्धता, यानी ब्रिटेन के अंदर श्रम शक्ति भी बड़ी आसानी से, यानी लेबर क्लास भी बहुत बड़े स्तर पर उपलब्ध हो सकी थी। क्योंकि एक तो आपने देखा थी कृषि क्रांति के कारण जो छोटे छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदल दिया गया था, तो उसके कारण जो छोटे किसान थे वो इन फैक्ट्रीज में कार्य करने के लिए उपलब्ध हो सके। इसके साथ साथ आपने देखा जनसंख्या का भी बड़े स्तर पर प्रसार हुआ था, तो इस बढ़ी हुई जनसंख्या में भी बहुत सारी लेबर क्लास थी जो इंग्लैंड में आसानी से उपलब्ध हो सकती थी, क्योंकि फैक्ट्री स्थापित करने और उसके काम के लिए श्रम शक्ति का उपलब्ध होना बहुत जरूरी था और वो इंग्लैंड में उस समय उपस्थित थी। इसके अलावा ब्रिटेन के पास बड़े प्राकृतिक साधन थे, जैसे कोयले की बात हो, लोहे की बात हो, तो वो बड़े स्तर पर वहाँ उपलब्ध था। इसके अलावा नदियों और नहरों के माध्यम से परिवहन मार्ग भी बड़े स्तर के ऊपर वहाँ पर उपलब्ध हो सके। तो इस तरह से इन संसाधनों ने इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ करवाया। कच्चे माल की सुरक्षित अबाधित प्राप्ति भी इंग्लैंड को हो रही थी, यानी अमेरिका से बड़ी मात्रा में कच्चा माल है, या भारत जैसे उपनिवेशों से या अन्य देशों से कच्चा माल है अमेरिका के अंदर आसानी से उपलब्ध हो सकता था, क्योंकि ब्रिटेन में उपलब्ध हो सकता था। ब्रिटेन की जो नौसैनिक श्रेष्ठता है उसके कारण उसकी समुद्री मार्गों से कच्चा माल पहुंचाना बड़ा आसान था, क्योंकि उसकी नौसेना सुदृढ़ थी और इंग्लैंड के उपनिवेश दूर दराज के देशों में पहुंचे हुए थे। इसके अलावा इंग्लैंड में क्या उत्पादित माल की अत्यधिक मांग एवं तैयार बाजार भी था, कि बड़े स्तर के ऊपर इंग्लैंड के द्वारा जो माल तैयार किया जाता था उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक डिमांड भी थी। जैसे हमने पिछले नेपोलियन वाले पोर्शन में देखा भी था कि नेपोलियन यूरोप की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को महाद्वीपीय प्रणाली के माध्यम से पूरा नहीं कर सकता था। उन देशों को यूरोप से सामान खरीदना पड़ता था, ब्रिटेन से, और इसलिए वो ब्रिटेन पर निर्भर थे। तो ब्रिटेन ने बड़े स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन किया था और उनको यूरोप और उपनिवेशों के अंदर पहुंचाया था। इसके अलावा ब्रिटेन की जो अनुकूल राजनीतिक और सामाजिक स्थिति है, जैसे ब्रिटेन के अंदर 1688 में गौरवपूर्ण या ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद ब्रिटिश संसदीय तंत्र का विकास हुआ था और उसमें ये माना गया कि मनुष्य स्वतंत्र है, वह संपत्ति का उसे नैसर्गिक अधिकार है और राज्यों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ इंग्लैंड के अंदर जो उत्पादक संघ है या जो गिल्ड है को सरकार ने उत्पादन के राज्यव्यापी अधिकार नहीं दे रखे थे, जैसे फ्रांस में दे रखे थे। इसके अलावा जो इंग्लैंड का समाज है वो भी गतिशील था। इंग्लैंड के कुलीन वर्ग ने व्यापार वाणिज्य के प्रति फ्रांस के कुलीनों की भांति वितृष्णा नहीं प्रदर्शित की, बल्कि इंग्लैंड के अधिकांश वर्गों का दृष्टिकोण औद्योगिक क्रांति के प्रति सकारात्मक एवं अभिरुचि संपन्न था। इसलिए भी इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति संभव हो सकी। कृषि की बात हमने कर ही ली है कि वहाँ कृषि औद्योगिक क्रांति से पहले ब्रिटेन में कृषि की क्रांति एक तरह से हो चुकी थी और इस कृषि के कारण ब्रिटेन को एक तो बड़ी मात्रा के अंदर कृषकों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई थी, जिससे उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ गई। दूसरा हम कह सकते हैं कृषि पर निर्भरता कम होने के कारण बहुत सारे लोग शहरों में आ गए, जिसके कारण श्रम शक्ति भी इंग्लैंड में उपलब्ध हो गई। और इसके अलावा हम तीसरा कह सकते हैं कि इंग्लैंड की बढ़ी हुई जनसंख्या एवं उद्योगों के श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हुआ और उसकी निश्चिंतता बढ़ी। इन सभी कारणों से, और अगला देख सकते हैं, आरंभिक तकनीकी आविष्कारों का केंद्र भी इंग्लैंड ही था। प्रारंभिक रूप से जो कई आविष्कार हुए उन आविष्कारों का केंद्र ब्रिटेन ही था, क्योंकि ब्रिटेन में बड़े स्तर पर आविष्कार हुए थे। और क्यों हो रहे थे? क्योंकि इंग्लैंड ने एक ऐसा राजनीतिक और धार्मिक हस्तक्षेप से मुक्त वातावरण जनता को प्रोवाइड करवाया था, जिसके अंदर नए नए इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसके साथ साथ जो इंग्लिश रॉयल सोसाइटी है जो 1662 में इस्टेब्लिश्ड हुई, उसने भी वैज्ञानिक सोच को या साइंटिफिक थिंकिंग को बड़ा बढ़ावा दिया, जिसके इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति क्या है, इस औद्योगिक क्रांति के घटित होने के कारण क्या थे और इस औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। आगे वाले वीडियो में हम इसी औद्योगिक क्रांति से संबंधित कुछ और बातें देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।